हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं एकदम फिल्मी। लालच एक बुरी बला है। लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है, इसीलिए तो कहते हैं लालच का चक्कर बाबू भैया अच्छे अच्छों के रास्ते लगा देता है। आज मैं एक ऐसी ही फिल्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसकी थीम लालच है। फिल्म का नाम है द रूम। ये 2019 में आई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था क्रिश्चियन वॉकमैन ने। लीड रोल में आपको देखने को मिले थे केविन जेनसन और उनके साथ ओल्गा कुरिलेंको, जो कि बने थे मैट और केट। केट और मैट एक हैप्पी कपल होते हैं जो न्यूयॉर्क की भागदौड़ भरी जिंदगी से बोर होकर न्यूयॉर्क से बहुत दूर एक विलेज में घर खरीदते हैं। वो घर काफी आउटर एरिया में होता है और उस घर के आसपास आपको सिर्फ जंगल ही देखने को मिलेगा। लिटरली उस घर के आसपास एक घर भी नहीं है, पर वो घर काफी बड़ा और सुंदर है। मैट एक आर्टिस्ट होता है और केट एक ट्रांसलेटर, और दोनों अपनी जॉब छोड़कर इस वीराने में रहने आते हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए। जब वो दोनों उस घर में रहने आते हैं तो उस घर में पहले से ही काफ़ी सारा फालतू सामान होता है, तो दोनों केट और मैट मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। और जब मैट फालतू सामान को बाहर फेंक रहा होता है तो उसे एक खुफिया दरवाज़ा दिखता है। वो केट को उस कमरे के बारे में बताता है और वहाँ बुलाता है। जब केट और मैट उस दरवाजे को खोल के केट उस कमरे के अंदर घुसती है ना, तो जैसे ही वो अपने कदम उस कमरे के अंदर रखती है तो वहाँ की जितनी भी लाइटें हैं ना, वो जलबुझ होने लगती हैं। जैसे कि आपने अक्सर हॉरर फिल्मों में भूतिया घर देखे होंगे ना, कि उन घरों में जलबुझ होती है लाइट, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलता है। अब मैट को लगता है कि ये काफ़ी पुरानी हवेली है तो शायद इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी। फिर वो इलेक्ट्रिशियन को वहाँ बुलाता है। अब जब वो इलेक्ट्रिशियन उनके घर आता है तो वो इलेक्ट्रिशियन और मैट मिलके दोनों बेसमेंट में जाते हैं ये देखने के लिए कि भाई वायरिंग का क्या इशू है। अब जब वो उस बेसमेंट में जाते हैं ना, जब वो बेसमेंट खोलते हैं तो वो वहाँ पे पाते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारी वायर्स ही वायर्स है। मतलब इतनी सारी वायर्स है ना कि आप जिधर भी नज़र घुमाओगे वहाँ पे आपको सिर्फ वायर्स ही वायर्स देखने को मिलेंगी। मतलब लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह सिर्फ वायर्स ही वायर्स है और बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो कहता है कि जो है मैंने इतना ज़बरदस्त जो है वायरिंग सेटअप अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और इसको मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा, ये मेरे से ठीक नहीं होगा। और वो जाते जाते ना मैट को एक और बात बताते चले जाता है कि इस हवेली में जो पहले लोग रहते थे ना, काफ़ी साल पहले, जो इसके लास्ट ओनर थे, जो कपल इसमें रहते थे, उनका जो है मर्डर इसी घर में हुआ होता है। अब इस बात से मैट काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर वो इंटरनेट पे जो है उस मर्डर के बारे में सर्च करने लगता है और उसको मर्डरर की फ़ोटो मिलती है। अब क्योंकि मैट एक पेंटर है यानी आर्टिस्ट है, तो वो उस मर्डरर की तस्वीर का एक स्केच अपने पेपर पे ड्रॉ कर लेता है। अब ये बात उसको इतनी परेशान करने लगती है ना कि वो शराब पीने लगता है और शराब पीते पीते ना वो उस खुफिया रूम में पहुंच जाता है। और जब उसकी बोतल खाली हो जाती है ना, तो वो जो है ऐसे बोलता है, ऐसा विश करता है कि काश यार मेरे पास एक और शराब की बोतल होती। अब होता यह है कि जैसे पहली बार जब मैट और केट जो है इस कमरे में घुसे होते हैं तो वो लाइटें जो है जलबुझ हो रही होती है ना, तो अब जब मैट उस कमरे के अंदर बैठा है, दारू की बोतल खत्म है और जो है उस समय भी जो है लाइट जलबुझ हो रही है, पर वो जैसे ही विश करता है ना कि काश जो है मेरे पास एक और शराब की बोतल होती, उसी समय ना लाइट कुछ सेकंड के लिए एकदम बंद हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है। और फिर जब लाइट वापस आती है ना, तो वहां पे जो एक शराब की बोतल भरी हुई पहले से ही मौजूद होती है। अब वो देख के पहले तो जो है वो काफ़ी चौंक जाता है और फिर वो जो है रात भर बैठ के ना मैट जो है काफ़ी सारी पेंटिंग्स का विश करता है और वहाँ पे जो है काफ़ी सारी पेंटिंग्स जो है प्रकट हो जाती हैं। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें विश करता है, सब चीज़ें वहाँ प्रकट होने लगती है और बेसिकली धीरे धीरे करके ना पूरी रात भर में वो कमरा काफ़ी हद तक भर जाता है। अब जब सुबह होती है तो वो केट को उस बारे में बताता है। अब केट को पहले तो उस बारे में विश्वास होता ही नहीं है, ठीक है, वो उसका यकीन ही नहीं करती। वो सोचती है कि ये मजाक कर रहा है, बट वो उसे बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार तुम ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक बार कोई विश तो मांगो। तो वो कहती है कि अच्छा जो मेरी जॉब है ना उसमें मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको एक पर्टिकुलर थिंग मांगनी है, कोई एक चीज़ मांगनी है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं चाहती हूँ, मैं विश करती हूँ कि मुझे $1000 मिल जाए। और उसी समय ना फिर से कुछ सेकंड्स के लिए एकदम अंधेरा हो जाता है और वहाँ पे उसी समय ना $1000 जो है प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये दोनों मिलके काफ़ी सारी चीज़ें जो है विश करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी शैम्पेन की बॉटल, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात और काफ़ी सारे पैसे, 100 and 200 मिलियन डॉलर्स। मतलब इनका कमरा पूरे रुपयों से भर जाता है और ये सिलसिला ना कई दिनों तक चलता है। मतलब ये कुछ ना कुछ करते ही रहते, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते और इनकी डिमांड्स ना पूरी होती रहती है। जो भी विश किया सब मिल गया।
अब बात ये ना कि भाई जो मज़ा या जो खुशी ना कोई चीज़ मेहनत करके हासिल करने में है ना, वो अगर आपको ऐसे ही फ्री में आराम से मिल जाए ना, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता, उसमें वो स्वाद नहीं आता, उसमें वो सुगंध नहीं आती। तो केट के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगता है, जब उसे सारी चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है ना कि उसने विश किया और फटाक से उसके पास आ गई, उसने विश किया और फटाक से उसके पास आ गई, तो वो काफ़ी बोर हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगती है और काफ़ी दुखी सी रहने लगती है। अब ये बात मैट के भी समझ में आ जाती है, तो मैट जो है केट से बोलता है कि यार अब ना हमें ना अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए, हमें एक बेबी कर लेना चाहिए। पर इस बात से ना केट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि इससे पहले भी जब 2 बार उन्होंने बेबी के लिए ट्राई किया था तो उसका जो है मिसकैरेज हो जाता है। अब मिसकैरेज यानी कि जो है उसका जो है बच्चा जो है गर्भ में ही मर जाता है। अब इसकी वजह से जो है मैट और केट के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल भी हो जाता है, और फिर जो है मैट जो है ना वो कहता है कि मैं थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। अब जब वो थोड़ी देर बाद घर वापस आता है ना, तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो कमरे में जाके देखता है ना, तो जो केट है ना वो एक बच्चे को चुप करा रही होती है, और वो उसको बोलता है गुस्से से कि जो है हमने जो है अभी तक जो है चीज़ें मंगाई थी, चीज़ें वो करी थी, पर तुमने एक बच्चा मांग लिया उस रूम से जाके, और हमें नहीं पता इस बच्चा मांगने की वजह से क्या रिजल्ट होगा या ये बच्चा क्या चीज़ है। और वो जो है ना बोलता है कि हमें जो है ये वापस कर देना चाहिए, मतलब इसको गायब कर देना चाहिए। पर दोनों इतने ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं ना कि वो उस बच्चे को गायब नहीं कर पाते, और फिर ये जो है उसी बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने पोसने लगते हैं। और फिर कुछ समय के बाद मैट वापस से इंटरनेट पे वो आर्टिकल देखने लगता है जिसमें बताया होता है इस घर में हुए मर्डर के बारे में, और उसमें जो है उस किलर का नाम भी होता है जो कि है जॉन डो, और उसने उसी रूम के कहने पे जो है वो मर्डर किए होते हैं। यानी कि जो पुराने मालिक और मालकिन थे ना घर के, उनको जो है उसने जो है उसी रूम के कहने पे मारा होता है। अब ये बात जब मैट को पता चलती है ना, तो वो जो है कुछ पैसे उठाता है और मेंटल असाइलम चले जाता है उससे मिलने के लिए, जॉन डो से मिलने के लिए। अब जब वो जॉन डो से मिलता है ना, और जब जॉन डो को पता चलता है कि ये उसी घर में रहता है मैट, तो जो है जॉन डो उसको एक एडवाइस देता है कि देख भाई, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना उस घर को खाली कर दो और उस घर से दूर हो जाओ, मतलब उस घर में मत रहना। अब ये बात सुन के जब मैट वापस जा रहा होता है ना, मतलब असाइलम से वापस अपने घर जा रहा होता है, तो रास्ते में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। अब जब वो अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए पैसे निकालता है ना अपने जेब में हाथ डाल के, जो पैसे उसने घर से आते हुए निकाले रखे थे अपनी जेब में असाइलम आते हुए, अब उन पैसों की जगह पे वहाँ पे केवल होती है राख और मिट्टी, मतलब जेब में सिर्फ राख और मिट्टी है, वो पैसे है ही नहीं। ये चीज़ देख के वो काफ़ी शॉक हो जाता है, और उसके बाद वो घर जाता है और वो अपने घर पे जो उसने वो पेंटिंग्स वगैरह मंगाई थी ना विश करके उस रूम से, वो जो है पेंटिंग्स को घर से जैसे ही बाहर निकालता है ना एक पेंटिंग को, वो भी उसी समय विद इन अ सेकेंड एकदम राख हो जाती है, मट्टी हो जाती है। तब उसको समझ में आता है कि इससे जो है एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो भी चीज़ उस रूम से आपने विश करी है, अगर आप उसे घर से बाहर लेके जाओगे तो वो नष्ट हो जाएगी, वो उसी समय खत्म हो जाएगी। अब ये जानने के बाद मैट काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और वो क्या करता है, वो उस रूम में जाके ना उस रूम की दीवारें पूरी खोदने लगता है और जानना चाहता है कि भाई इस रूम का राज क्या है, ये क्या चीज़ है। तो जब वो खोदता है ना, तो जैसे ही वो तोड़ता है ना दीवार, तो वो देखता है कि वहाँ पे ना बहुत सारी वायर्स हैं, जैसी वायर उसने बेसमेंट में देखी थी। उसके बाद वो पूरे घर में ना अलग अलग जगहों पे जो है कहीं पे फर्श तोड़ता है, कहीं पे कुछ तोड़ता है, सब चीज़ें जब तोड़ फोड़ के देखता है ना, तो यही देखता है कि वहाँ पे ना केवल वायर्स ही वायर्स है, और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अब उस समय होता ही है कि इतनी तोड़फोड़ की आवाज़ से जो वो बच्चा है ना छोटा, वो रोने लग जाता है। अब जो वो बच्चा रोने लगता है, तो केट जो उसे चुप कराने के लिए घर से बाहर ले जाने लगती है, और मैट उसको रोकता है कि नहीं मत जा मत जा, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और वो घर से बाहर चली जाती है। अब वो जैसे ही उसे लेके बच्चे को बाहर जाती है ना, थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है, और एक जो है 10-12 साल के बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और उसी वक्त जो है केट भी ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ लगाती है कि मैट जल्दी आओ जल्दी आओ। और जब मैट वहाँ के देखता है उन दोनों को, जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन दोनों को वापस फटाफट से घर के अंदर लाता है, तब हम देखते हैं कि जो वो छोटा सा बच्चा था ना, जो वो 2-4 महीने का बेबी था, वो अब 10-12 साल का बच्चा हो चुका है। यानी जो भी जिंदा चीज़ें इस रूम से बाहर निकलती है, अगर आप उन्हें घर के बाहर ले गए, तो जैसे ही आप उन्हें घर के बाहर ले जाओगे ना, तो कुछ ही समय में उनकी एज बढ़ने लगेगी और वे इवेंचुअली उसी वक्त बूढ़े होकर मर जाएंगे। यानी कि इस बच्चे को भी आप घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, इन्हें आप घर के बाहर नहीं ले जा सकते। और ये बात जब केट को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखती है और उसे अपना लेती है। पर मैट ऐसा नहीं कर पाता, और फिर इन दोनों के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आने लगती है और दोनों अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं। केट के लिए उसका बच्चा ही सब कुछ है, और इस बच्चे का नाम रखा है इन लोगों ने शेन। वैसे तो शेन बाकी बच्चों जैसा ही है, पर उसे घर के बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और इस बच्चे के चलते ना अक्सर घर में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं केट और मैट के बीच में।
और एक दिन ऐसे ही झगड़े के बाद शेन सोया नहीं होता, बल्कि पूरे घर में ना टहल रहा होता है। कभी इधर घूम रहा होता है और कभी उधर घूम रहा होता है, और घूमते घूमते ना वो उसी रूम में पहुंच जाता है। और ये बच्चा ना उस रूम में अपनी इमेजिनेशन से ना उस रूम को पूरा का पूरा बदल देता है, और एक पूरा का पूरा गार्डन जैसा बना देता है। जैसा कि वो अपनी खिड़की से जो है बाहर की दुनिया देखता था ना, जो पेड़ पौधे, बिल्कुल वैसा ही काफ़ी बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे बन जाते हैं। और वो एक स्नोमैन को भी बना देता है और स्नोमैन के साथ खेल रहा होता है। अब जब केट को इस बात का पता चलता है ना कि वो बच्चा उस रूम के अंदर है जहाँ पे विश मांगी जाती है और पूरी होती है, तो वो भी जो है उस रूम में जाती है। और वो जब उस बच्चे को खेलते हुए देखती है ना, अब उस बच्चे के साथ उसका काफ़ी अच्छा लगाव है, तो वो उसके साथ खेलने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा मग्न हो जाती है। पर मैट जब उसको देखता है ना, तो वो रियलाइज़ करता है कि इस बच्चे की इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है, और ये अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। मतलब उस बच्चे ने बेसिकली ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी है। और मैट रियलाइज करता है कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मैट और केट दोनों के लिए, क्योंकि ये अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। अब सोचो, अगर ये पूरा का पूरा जो है काफ़ी सारे डेंजरस ड्रैगन बना दिए इसने अपनी इमेजिनेशन से, तो पूरे घर में वो घूमेंगे और केट और मैट को खा भी सकते हैं। तो जो है मैट क्या करता है, मैट जो है शेन को उस रूम से ज़बरदस्ती खींच के बाहर लाता है और उस रूम में जो है ताला लगा देता है। और उसी दौरान ना मेंटल असाइलम से जॉन डो का फ़ोन भी आता है, और समहाउ उसे पता चल गया है इस घर में क्या हो रहा है। और वो मैट को अपनी हकीकत बताता है, कहता है मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था, मैंने उन दोनों कपल्स को यानी कि उस हस्बैंड वाइफ को क्यों मारा था। दरअसल उस कपल ने एक बच्चे की ख्वाहिश करी होती है उस रूम में, और उस रूम से उन्हें जो बच्चा मिलता है ना, वो बच्चा बड़े होकर बनता है जॉन डो। जब जॉन डो बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसका मन करता है भाई बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का, बाहर जाने का, बाहर की चीज़ें करने का, जैसे आम लोग रहते हैं वैसे रहने का। पर उसको भी घर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि आपको पता ही है अगर वो घर से बाहर गया तो डेफिनेटली वो तो राख हो जाएगा ना, मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि वो भी तो उस रूम की विश से ही हुआ है। तो क्या होता है कि जो उसकी माँ है ना, जॉन डो की माँ, उसको इंट्रोड्यूस कराती है उस रूम से और बताती है कि जो है इस रूम में जाके ऐसा ऐसा होता है। अब जो है ना, फिर उसकी माँ को जो है पता लगता है कि जो है अपने बच्चे को जिंदा रखने का, अपने बच्चे को बाहर की दुनिया में रखने का एक ही तरीका है, वो ये है कि अगर क्रिएटर मरेगा तभी क्रिएशन जिंदा रहेगी। यानी कि अगर उसकी माँ मरेगी तभी उसका जो है बच्चा जिंदा रहेगा, जॉन डो जिंदा रहेगा। तो वो क्या करती है, अपने पति को मार देती है और जॉन डो को मजबूर करती है, अपने आप को मारने के लिए फोर्स करती है, ठीक है। और ये सारी बातें जो है वो उसको बताता है, मैट को बताता है जॉन डो। तो मैट ये समझ जाता है कि अब अगर जो है केट को जिंदा रखना है तो जो है उसको मारना पड़ेगा, शेन को मरना पड़ेगा, और अगर शेन को जिंदा रखना है तो केट को मरना पड़ेगा, क्योंकि जो है शेन को तो विश मांग के जो है केट ही लाई होती है ना। और ये सारी बातें जो जॉन डो और उसके बीच में हो रही होती है ना फोन में, ये दूसरे फोन के जरिए जो है केट सुन लेती है। और केट उसी रात गुस्से में ना गाड़ी लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है ना उसने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। और दूसरी तरफ जब शेन मैट से पूछता है ना कि मेरी मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई, तो वो बार बार पूछता रहता है मम्मी कहाँ गई, मम्मी कब आएगी, मम्मी कहाँ गई। तो जो मैट है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो शेन को ना सब कुछ सच सच बता देता है कि शेन है क्या, और मैट और केट उसके असली माता पिता नहीं है, और वो उसको वो घर के बाहर जाने क्यों नहीं देते। पर फिर थोड़ी देर बाद मैट को रियलाइज़ होता है कि यार इसमें शेन की क्या गलती है, वो तो एक बच्चा ही है। एंड फिर वो उससे सॉरी मांगता है और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाता है, और वो दोनों ना बेड पे बैठे बैठे वहीं लेट के वहीं सो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में जब केट वापस आती है ना, तो वो जब मैट को और शेन को एक साथ देखती है ना बिस्तर में लेटे हुए, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और मैट और केट फिर सेक्स करने लगते हैं, और सेक्स करने के टाइम पे जो आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ को सुन के जो है शेन की नींद खुल जाती है, और वो जो है उन दोनों को जो है सेक्स करते हुए देखता है। फिर अगले दिन सुबह जो है वो अपनी माँ के कपड़ों में से चाबी निकाल के घर का दरवाज़ा खोलता है और घर के बाहर चले जाता है, और कुछ ही पल में घर के वापस अंदर आता है। पर इन्हीं कुछ पलों में ना वो एक 10-12 साल के बच्चे से बन जाता है 20-25 साल का मर्द जवान। फिर ये बात जब केट और मैट को पता चलती है, तो मैट और शेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है, और उस हाथापाई में ना उस धक्का मुक्की में जो है केट को थोड़ा सा धक्का लग जाता है, और उसका सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वो सोफे में लेटी हुई होती है, और मैट उसको बताता है कि जो है इस लड़ाई में ना, इस धक्का मुक्की में जो है उसने जो है गलती से जो है शेन को मार दिया, शेन की डेथ हो गई, और उसने उसकी डेड बॉडी को उठा के घर के बाहर रख दिया। अब क्योंकि उसकी डेड बॉडी को घर के बाहर रखा तो डेफिनेटली वो एकदम से विदिन अ सेकेंड राख हो गया, मिट्टी हो गया।
तो इसके बाद होता यह है कि केट जो है मैट को बोलते हैं कि अब हमें ना इस घर में रहना नहीं चाहिए, हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है ना शेन के लिए। उसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया है, उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। पर जो मैट है ना वो उसे मना कर देता है, कहते हैं नहीं, हमारे पास ना तो जॉब है ना पैसे, और इस रूम की वजह से हमारे पास लाइफ टाइम सप्लाई रहेगा, तो हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। और उसके बाद जो मैट है ना वो काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करने लगता है। और जब वो बर्फ़ खाता है ना, जैसे कि शेन खाता था, तो उसकी जो माँ है यानी कि जो केट है ना वो समझ जाती है कि ये मैट नहीं है, ये तो जो है शेन है। अब हुआ ये रहता है कि जब वो बेहोश हो रखी होती है, तो जो शेन होता है ना वो अपनी माँ को उठा के जो है अपने उस कमरे में ले जा लेता है जहाँ पे कुछ भी विश मांगने से पूरी हो जाती है, जहाँ पे वो ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर देता था, वहाँ पे ले जा लेता है। ठीक है, अब वहाँ पे ले जा लेता है तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि शायद जो है शेन ने जो है उसको मार दिया है, असली मैट को जो है मार दिया है, और जो है ऑल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है पूरा का पूरा। उस कमरे के अंदर ही ना उसने एक्चुअल रियल घर जैसा घर बना दिया है, पर वो रियल घर नहीं है, ये लोग अभी कमरे के अंदर हैं, जो केट है और जो नकली मैट है यानी कि जो शेन है, उसने उसका रूप ले लिया इमेजिनेशन के थ्रू। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मैट है ना वो केवल बेहोश है, क्योंकि उसकी आंखें खुलती है, और जब वो पूरे घर में ढूंढता है ना तो उसे केट दिखाई देती है और ना शेन दिखाई देता है। उसके बाद ना वो दरवाजे के पास जाता है ना, जब उस रूम का जो दरवाजा है खुफिया रूम का, वो देखता है कि वो रूम ना अंदर से लॉक्ड है, यानी कि केट और शेन उस रूम के अंदर है। तो वो क्या करता है, पहले तो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो टूटता नहीं है। फिर वो दीवार को ना तोड़ना शुरू करता है और तोड़ के ना दीवार के अंदर घुसता है। अब दीवार के अंदर पूरी वायर्स ही वायर्स हैं, और वो वायर्स में से बचते बचाते हुए निकलते निकलते हुए ना पूरी दीवार क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पे शेन ने वो ऑल्टरनेट रियलिटी बनाई हुई होती है। बिल्कुल वो असली घर जैसा ही घर लगता है, वैसा ही बना रखा होता है। और उसी दौरान ना शेन क्या कर रहा होता है कि वो जो है अपनी माँ को जो है गंदी निगाहों से देख रहा होता है, और उसके साथ जो है ज़बरदस्ती करता है, उसके ऊपर अपने आप को फोर्स करता है, और उसके बाद उसका रेप करता है। और जब वो रेप कर रहा होता है उसी वक्त मैट वहाँ पे पहुँच जाता है, और मैट और केट मिलके, यानी कि जो असली मैट है वो और जो केट है वो मिलके जो है वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और उसी दौरान ना मैट के दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है कि भाई ये लोग भी तो उसी रूम के अंदर है, तो ये लोग भी कुछ भी विश करेंगे तो पूरी हो जाएगी। तो ये लोग विश करते हैं कि भाई इनका क्लोन बन जाए, तो जो है नकली मैट और नकली केट वहाँ पे जो है आ जाते हैं। और जो शेन है ना वो नकली मैट और नकली केट के चलते उनके तरफ उलझ जाता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। इतने में जो असली वाले केट और मैट है ना वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस रूम से बाहर निकलने की। और जो है जब वो भाग रहे होते हैं तो ये बात उसको भी पता लग जाती है शेन को। शेन देख लेता है उन्हें भागते हुए, तो ये समझ जाता है कि ये नकली वाले उधर असली वाले, तो वो उनके पीछे जाता है, क्लोन को छोड़ के रियल केट और मैट के पीछे भागता है। और जब वो भागता है ना तो पहले तो जो है केट बाहर निकल जाती है कमरे से, उसके बाद मैट बाहर निकलता है। जब मैट बाहर निकलता है ना तो गुस्से गुस्से में मैट के पीछे पीछे वो भी बाहर निकल जाता है, शेन भी। और फिर मैट क्या करता है, ऐसी स्पीड में दौड़ते दौड़ते ना जो असली घर है घर के बाहर चले जाता है, और जो शेन है ना गुस्से गुस्से में घर से वो भी बाहर निकल जाता है। और उसी वक्त जो केट है वो दरवाजे को बंद कर देती है, और वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करती है उसके बाद शेन को रियलाइज़ होता है कि वो तो रियल घर के बाहर आ गया, और विद इन अ मिनट जो है उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है, और वो जो है उसी समय बूढ़ा हो जाता है और वहीं जो है मर जाता है, बूढ़ा होके ही उसी वक्त मर जाता है। फिर मैट और केट जो है उस घर को छोड़ देते हैं, और फिल्म का जो लास्ट सीन है उसमें हम देखते हैं कि वो लोग एक मोटेल में रह रहे हैं। ठीक है, अब हाईवे किनारे जो रोड साइड होटल्स होते हैं ना, जिसमें कुछ ही कमरे होते हैं, जिसमें सिर्फ रात के लिए रुका जाता है, उसको मोटेल्स बोला जाता है। वो लोग वहाँ पे रुकते हैं, और वहाँ पे केट जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। और जो है फिर जो है वहाँ पे जो लैंप होता है ना वो जलबुझ होता है, जैसे कि उस घर में होता था, और फिल्म वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब जो पहला सवाल आपके दिमाग में उठेगा वो ये है कि केट के पेट में जो बच्चा है वो किसका है, क्योंकि सेक्स तो उसने मैट के साथ भी किया, और जो है शेन ने तो उसका रेप किया, तो ऑफकोर्स उसका भी हो सकता है। तो इसका आंसर है केट के पेट में जो बच्चा है वो शेन का है, क्योंकि तभी तो लास्ट सीन में हमें वो जलबुझ दिखाया। अब आप बोलोगे, दूसरा सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि यार उस जलबुझ वाली चीज़ तो उस घर में होती थी, अब ये मोटेल में क्यों, इसका क्या लिंक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि उस घर में एग्जैक्टली होता क्या था, मतलब वो क्या चीज़ थी वो तो हमें फिल्म में ढंग से दिखाया नहीं गया है। बट हाँ, इतना तो ज़रूर है ना कि कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल था, तभी तो जो भी विश मांगो पूरी हो जाती थी। कुछ ना कुछ डिमोनिक तो ज़रूर था, और जो वो शेन था वो भी कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल या डिमोनिक था। तो जो वो बच्चा है, जो केट के पेट में जो बच्चा है वो शेन का है, यानी कि शैतान का बच्चा शैतान ही हुआ, इसीलिए वो वाली पावर जो है उसके पास भी है। इसीलिए जो लास्ट सीन में जो वो बच्चा उसका जो दिखाया ना कि वो प्रेग्नेंट है और साथ में जलबुझ दिखाया, वो इसीलिए दिखाया।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा किल्लत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।